सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, क्या मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा? क्या पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करने का फैसला ही मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तनाज़े की वजह बना? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का सारा मलबा आला अदलिया पर डाला जा सकता है? क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक ना करवाकर पीटीआई ने खुद अपने लिए सियासी और कानूनी मसाइल पैदा किए? क्या इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार करार देने का फैसला ही गलत था? अगर आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत ना इख्तियार करते तो क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तें मिलने का दावा कर सकती थी? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक समात पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज भी सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक समात की। आप आज की समात और अदालती रिमार्क्स को कैसे देखते हैं? देखिए, रिमार्क्स तो जाहिर है कि प्रोबेटिव होते हैं, इंक्विजिटोरियल होते हैं, लेकिन उससे जो है अदालत का मिजाज पता चलता है। बुनियाद जो है मेरे ख्याल में कंसेंसस सभी का यही मालूम पड़ता है कि आप अवाम के जो है ख्वाहिशात और उमंगों से मुतजाविल जमहूरियत की नफी होती है, तो अवाम ही की जो है आवाज उसकी तर्जमान होती है, जो पार्लियामान में जिनको भेजा जाता है, जिनको अवाम भेजती है, वही अवाम की आवाज होते हैं। उन्हीं को जो है हक के बरानी हासिल है, वो ऐवानों में बैठने का भी उन्हीं को हक है। सो मुतनासिब नुमाइंदगी जो है यानी मखसूस नशिस्तें वो भी उसी तनासब से मिलेंगी जो जिस पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमात के जितने लोग जो है वो शामिल होंगे, खा वो डायरेक्ट मुंतखब होकर आए या वो 3 दिन के अंदर अपना ऑप्शन इस्तेमाल करके किसी सियासी जमात के अंदर दाखिल हो जाए। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने जो रात के 12 बजे 11:30 बजे अनाउंस किया गया, मैं खुद उम्मीदवार था, एक ऐसा हिजानी कैफियत जो है बर्पा की हुई थी जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एक फरीक बना हुआ था, जिस तरीके से वो उन्होंने हमारे सिंबल निशान को छीना और जिस तरीके से महरूम किया, और फिर अगर हमने जो है उस एक जमात के साथ इल्हाक किया जो पहले भी होते रहे। असूली तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भले के निशान की भी आपने आज आज खासी बहस हुई इस इशू पर भी। क्या पीटीआई को भले के निशान से महरूम करने का फैसला ही मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तनाज़े की वजह बना, या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक ना करवाकर पीटीआई ने खुद अपने लिए सियासी और कानूनी मसाइल पैदा किए? नहीं जी नहीं, ये तो बहाने वाली बात है, बहानाखोरी है। देखिए, मैं खुद जो है सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ एक बड़ी पार्टी का। हमने सारे इलेक्शन ऐसे ही करवाए थे। जब ये हुआ तो इलेक्शन करवाया, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जो है 25 साल नहीं था, मैं सेक्रेटरी जनरल, एक ही उम्मीदवार आया, हमने कागजात नामजदगी मांगे। मेरे साथ जो है कमरुज़्ज़मान कायरा, एक ही उम्मीदवार आया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब हो गया। और इसी तरह जो हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जो है अमजद, एक ही उम्मीदवार के आया। आज एडिशनल वो जो है अटॉर्नी जनरल है, उसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद किया। उसने जो है एक नोटिस लगा दिया, और नोटिस के बाद जब उसने तलब किए उम्मीदवारों के फहरिस्त, तो एक ही बिलावल भुट्टो का चेयरमैन के लिए आया। चूंकि वो 25 साल नहीं थे, हमने उनको एजाजी ऑनररी बनाया और उसी दिन जाके इलेक्शन कमीशन को दे दिया, सारे बिला मुकाबला बन गए। ये तो सारा देखें, ये जो इलेक्शन का अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब का भी ऐसे इलेक्शन हुआ था, बिला मुकाबला जीत गए थे, सदर बन गए थे। मेरी गुजारिश ये है कि सारी जमातों के बिला मुकाबला ही बनते हैं। चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में कभी कोई नहीं आया है, नवाज शरीफ के मुकाबले में कभी कोई नहीं आया है, असफंदियार मुकाबले में कभी कोई नहीं आया है, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कभी कोई नहीं आया है। ये पार्टीज के अंदर जो कुछ फैसले होते हैं उसके मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा होता। तो ये कहना कि जी जमहूरियत पाकिस्तान में की पार्टीज में, तो पाकिस्तान की पार्टी का तो निज़ाम यही चल रहा है।
तो इसीलिए अगर आप ये कहते हैं जी कि पार्टी के वो इलेक्शन नहीं है, तो बहानाखोरी इलेक्शन कमीशन ने हमें बाहर करना था, लंदन प्लान का हिस्सा था। तो ये लंदन प्लान का हिस्सा यही था कि इसकी जो है इमरान खान को निकालो, इसकी पार्टी को जो है तितर बितर करो, इनको जो है पापा सलासिल करो, बादशाह सलामत को जो है ताजपोशी के लिए लंदन से वापस लाया जाए। उनके सर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये रिमार्क्स में भी हमें आज इंप्रेशन यही मिला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नाम मिलने का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन और आला अदलिया पर डाला जा सकता है। तो ये तासुर देना कि इलेक्शन कमीशन ने एक गलत फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसले पर मोहर लगा दी, ये ठीक है? 100% ये ठीक है। अच्छा, इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल ऐसा ही दुरुस्त है। और मैं अर्ज करूं, देखें, ये तो पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल है। मैंने तो ये चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में कहा था कि आपका ये फैसला जो है ये जमहूरियत का कत्ल है। ये उन फैसलों में शुमार होगा जिसने पाकिस्तान में जो है हिजानी कैफियत की जमहूरियत को नुकसान दिया, पाकिस्तान को नुकसान दिया। मैंने तो ये मुंह पे कहा था और मैंने कहा था हम 25 करोड़ अवाम के पास जो है इंसाफ लेने जा रहे हैं, हमें आप पर उम्मीद नहीं है। तो ये तो तारीख की बात है और ये कोई पुरानी बात भी नहीं है इतनी। ये आप जरा देख लें, उनके अपने रिकॉर्डेड मौजूद होंगे ये पैगाम। ठीक है। अच्छा सर, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आज के समाज में बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला भी एक गलती थी? व्हाट डू यू से? अरे भाई, इन्होंने हमें करके तो हम बल्ले का निशान ही सिंबल्स में से खत्म कर दिया था। आप जरा देखें कि जब मैं तो चूंकि इलेक्शन लड़ रहा था, मैं यहाँ से जीता हूँ, मैंने 1-2 से इलेक्शन, वो हमने बल्ला ही मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा जी सॉरी, बल्ले का निशान तो है ही नहीं इन जो सिंबल्स के दिए थे, और इसमें से आप ले लें, बैंगन लेना है, मोर लेना है, फाख्ता लेनी है, आपने खिड़की लेनी है, आपने बल्ला लेना है, ओ सॉरी बल्ला नहीं, रैकेट लेना है आपने, जो है ये और काफी मजाहिया ऐसे सिंबल्स थे जी। बस वो सारे जो है जहेज का पूरा सामान था, उसमें बल्ला नहीं था। बल्ला जब था ही नहीं, तो ये बात मैं हैरान हुआ आज ये ऑब्जर्वेशन भी सुन के कि आपने किसको ने, हमने तो मना नहीं किया था कि आप बल्ले का निशान ना लो, बल्ले का निशान आपने क्यों नहीं लिया? ओ भाई, इनको पता नहीं था उनको, बल्ले का निशान इन्होंने उन निशानात में से हज़फ कर दिया था। बल्ले का निशान का ऑप्शन किसी उम्मीदवार को नहीं था, ना किसी जमात को था, ना किसी उम्मीदवार को था। बल्ले से तो ये ऐसे खाइफ थे, इनका ख्याल था कि अगर बल्ला नहीं होगा तो ये जो अवाम है वो एक जो है इंतशार का शिकार होंगे और वो जो है इलेक्शन नहीं, वोट नहीं पड़ सकेंगे, और वोट नहीं पड़ेगा तो शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन शऊरी, मैं अवाम की शऊर पर यकीन करें, मैं हैरान हूँ कि लोग न सिर्फ ये कि उन्होंने बल्ले को तो नो डाउट कि अवाम में ऐसे अजीबो गरीब निशानात के बावजूद उन्होंने ढूंढ के वोट डाला और ये इमरान खान को वोट डाला है। सर, क्या ये मुमकिन है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें किसी भी फरीक को देने के बजाय खाली छोड़ दी जाए, हाउस मुकम्मल ना हो? Could that be possible? ये तो फिर मजाक होगा ना, जमहूरियत के साथ फिर ये खिलवाड़ होगा और ये सुप्रीम कोर्ट होने नहीं देगी। देखें, बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान एक हकीकत है, जब तक हम इस स्टेट ऑफ डिनायल से नहीं निकलेंगे, तो गॉड से गेट आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ डिनायल। देखें, इमरान खान एक हकीकत है, लोगों ने इमरान खान को वोट दिए हैं, लोगों ने बल्ला शल्ला सिंबल शिम्बल कुछ नहीं देखा है, और ये इसलिए, और इमरान खान इलेक्शन लड़ा है, उसकी जमात लड़ी है, और जिस पर हाथ रखा है इमरान खान ने वो इलेक्शन जीता है। मैं अब कहूँ कि 45,000 वोट से मैं जीता हूँ, तो ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत होगा, ये इमरान खान जीता है। बिल्कुल सही। सर, आपके लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगी। आप 13 रुकनी फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बेंच का अब मूड कैसा देख रहे हैं? आपको क्या बेंच में कोई वाज़ेह तफरीक दिखाई दे रही है, कोई पोलराइजेशन नजर आ रही है? वो तो अंधे को भी नजर आ रही है। अगर आप पैसे पूछना चाहती हैं तो और बात है, पोलराइजेशन है,
थी और ये रहेगी। सिर्फ एक वक्त में नहीं थी जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब चीफ जस्टिस थे, उस वक्त 17 के 17 जज एक ही लय पे जाते थे, लेकिन बंदयाल साहब के भी कंट्रोल नहीं था, वो भी जो है पोलराइजेशन थी। अब काजी फाइज ईसा साहब की भी पोलराइजेशन शदीद किस्म की है, लेकिन जो मैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो जमहूरियत को मजबूत करेगी, वो आइन की पासदारी इनहराफ नहीं करेगी, और बिलाखिर काजी साहब भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आइन को आप बिल्कुल सही रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लतीफ कोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, क्या भारतीय लोकसभा के इंतखाबी नताइज मोदी सरकार के लिए बड़ा धचका साबित हुए हैं? बीजेपी इत्तेहाद को तवक्कुआत के मुताबिक निशिस्तें क्यों नहीं मिल सकी? क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड भारतीय इंतखाबात में पिट गया है? भारतीय इंतखाबात में एग्जिट पोल्स के नताइज क्यों गलत साबित हुए? क्या भारत की इंतखाबी सियासत में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस कमबैक कर रही है? लोकसभा के इंतखाबी नताइज के भारत की अंदरूनी सियासत और अकलियतों पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या भारत के इंतखाबी नताइज मुल्क की खारजा पॉलिसी और पाक भारत ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होंगे? इन तमाम सवालात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर वकार खान, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भारतीय लोकसभा की 543 नशिस्तों के इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 292, जबकि कांग्रेस के इत्तेहाद इंडिया को 234 नशिस्तों पर सबकत हासिल है। इंतखाबी नताइज को मोदी सरकार के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। आप अब तक के इंतखाबी नताइज को कैसे देख रहे हैं? आई थिंक आई एग्री विद जो अभी इस वक्त ट्रेंड बन रहा है जिस तरह आपने बताया, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर एनडीए अलायंस की बात करें जो बीजेपी बेस्ड है, तो अगर उनकी 295 प्लस एंड माइनस है, तो बीजेपी की अपनी जो है वो 230 प्लस है। इसका मतलब है कि जो मैजिक फिगर है 272 का, वो बीजेपी जो क्लेम करे थे कि हम अपने ओन पे हासिल करें, एक तो वो नहीं कर सके। दूसरा, जब एग्जिट पोल आए जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड थे एक दिन पहले, और उसमें 10 में से 9 पोल ने प्रेडिक्ट किया कि जो अलायंस है मोदी की ये 350 टू 400, यानी मिनिमम 350 और 400, और अभी जो है वो शायद बड़ी मुश्किल से 300 को उन्होंने टच नहीं किया। और कांग्रेस के जो है बड़े इंटरेस्टिंग क्लेम्स भी आ रहे हैं, क्योंकि जो एनडीए अलायंसेस में जो पार्टियां हो सकता है वो स्विंग भी कर जाएं। अगर कांग्रेस अच्छी ऑफर देती है तो, क्योंकि वो क्लेम करेंगे एंड तक हम फाइट करेंगे, अभी 5:30 बजे तक जब क्लोज होता है, तो एक तो बहुत बड़ा धचका है। दूसरा, जो इनकी डॉक्ट्रिन रही है, लेट्स से 3-4 चीजों पे मोदी सरकार जो है या बीजेपी इलेक्शन लड़ती थी। एक, एंटी मुस्लिम वोट है, फिर एंटी पाकिस्तान था, और दूसरा मोदी का अपना एक उन्होंने आई वुड से एक पर्सोना बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद बोला कि मैं जी जो अभी खुद फील करता हूँ कि मैं जो है नेचुरल बॉर्न नहीं हूँ, शायद ये अवतार हूँ मैं। तो जस्ट इमेजिन कि अभी उसको गॉड का दर्जा दिया जा रहा, और ये मेरे ख्याल है जो आई थिंक इंडियन इलेक्टोरेट है उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके अलावा एक बहुत बड़ी रीजन है, एक नया जो आई वुड से अलायंस बना हुआ है, दलित मुस्लिम और यादव अलायंस, स्पेशली क्योंकि ये सारी आई वुड से अप्रेस कम्युनिटीज हैं, और यूपी में, उत्तर प्रदेश जो तकरीबन पाकिस्तान जितनी आबादी है और वहाँ बहुत बड़ा कंटेस्ट होता है, वहाँ पे अखिलेश यादव के अंडर जो है कांग्रेस की अलायंस थी, और उन्होंने आई थिंक वहाँ पे एक्टिव मेजोरिटी हासिल कर दी। ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो था वहाँ का चीफ मिनिस्टर, भी प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि नेक्स्ट मोदी के बाद फिर वो होगा, और वो बेसिकली बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो इतने बड़े आई वुड से जो हॉट बेड था बीजेपी का, वहां पे अगर शिकस्त हुई है तो, और फिर अभी आप वेस्ट बंगाल आ जाए, वहां पे तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, जो इनकी बट स्मॉलर स्टेट है, सेंटर हिंदी। सो वी कैन से कि ये जो नारा लगाते थे कि अब की बार 400 पार, वो शायद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी एग्जैक्टली, और उसी में जो मैनिपुलेशन हुई, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था कि जी लाइक राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता था, बड़ा डीमीन किया गया। अच्छा, राहुल गांधी फैक्टर भी बड़ा जरूरी है यहाँ पे हाईलाइट करना। ऑल्दो जब शुरू में वो आए तो ही वाज वेरी, नाउ ही इज मैच्योर्ड, और उसकी भारत जोड़ो यात्रा जब हुई, उससे आई वुड से हर स्टेट में गया और पैदल वॉक भी की, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आया। और फिर अभी लोग कह रहे हैं जी कि जो असल इश्यूज थे, लेट्स से जॉब्स का इशू है, रोटी रोजी का इशू जो है, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन है, इंडिया में भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो ये चीजें अभी इम्पैक्ट करना शुरू। लोगों ने कहा जी इनके नारे ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व बहुत है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उसमें जो कॉर्पोरेट इंडिया है या अंडानीज हैं, जो बिलियनियर्स हैं या टाइकून्स हैं,
उनको ज्यादा फायदा हुआ। क्लास गैप बहुत ज्यादा है। एक फिगर मैं आपको देता हूँ कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है इस वक्त सर्वाइव कर रही है 1 किलो दाल और 5 किलो चावल पर मंथ एक बंदे को। जस्ट इमेजिन के बेचारे इससे ज्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो आई थिंक डाउन ट्रॉडन ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, गरीब लोग थे, उन्होंने रिटेलिएट किया। फिर बड़े इंटरेस्टिंग है कि पंजाब में बड़ी बुरी तरह शिकस्त, हरियाणा में इनकी गवर्नमेंट रही है, वहां पे इनको शिकस्त हुई है। फिर इसी तरीके से तमिलनाडु, केरला, साउथ हमेशा स्टैंड करता है अगेंस्ट राइट विंग, तो वहाँ लेकिन कर्नाटक में भी काफी बड़ा धचका है, राजस्थान में। तो आई थिंक सॉरी जो महाराष्ट्र है, तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा जोल्ट है। लेकिन गुड थिंग इज कि अभी सेकुलर इंडिया जो है वो आगे से फाइट बैक कर रहा है, और इनके लिए अगर गवर्नमेंट बनती हुई तो गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, यूजुअली कहा जाता है कि मोदी सरकार के अंडर इंडिया की इकॉनमी 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी। सो ये भी नैरेटिव नहीं बिक सका? क्या वो बबल इकॉनमी थी? क्या रीज़न थी? आई मीन ये फ़ायदा नहीं दे सका मोदी को? जी, उसमें आई थिंक जो मैंने जिसमें बताया कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, लेट्स से बड़े बड़े बैंक्स हैं या बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, लाइक अडानी जो वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन पर्सन इन एशिया है, अंबानीज हैं। अभी शादी पे आपने देखा, आई थिंक अरबों रुपया खर्च किया गया, कौन नहीं आया उसकी बेटे की शादी में। तो वो डेफिनेटली जो रिच क्लास है, और अगर आप टैक्स कलेक्शन देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, दिस बीइंग डन बाय टाटाज हैं या बिरलाज हैं या गोदरेज कंपनी है, इसी तरीके से अंबानी अडानीज हैं। तो वो डेफिनेटली जो रिच क्लास को तो बहुत फायदा, लेकिन क्लास गैप वाइज अगर आप सर्विस देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कांग्रेस इत्तेहाद ने तमाम एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गई है। तो आप इंतखाबी नताइज के हवाले से पर्टिकुलरली भारतीय मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली जिससे मैंने कहा कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है, नाउ दे होल्ड कॉर्पोरेट मीडिया। यू विल बी सरप्राइज के अंबानी, अडानीज और आई थिंक और एक ग्रुप है, दे ओन 70% ऑफ इंडियन मीडिया। अभी इंडिया में एक मिसाल देता हूँ, जो एनडीए जो चैनल था, जो इट वाज अ सेकुलर चैनल, उसका इंग्लिश और जो उर्दू था, वो फिर अल्टीमेटली आई थिंक अडानी बॉट इट, उसका मेन शेयर है, और वो फिर स्विंग कर गया। तो अभी जो सेकुलर मीडिया है दैट फॉर्म अबाउट 10 to 20%, तो 80% मीडिया। तो इसी लिहाज से जो जितने एग्जिट, और बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अभी मैं देख रहा था इंडिया टुडे में जो सरदेसाई है वो क्वेश्चन कर रहा था एक पोस्टर को कि जी आप किस तरीके से ये बात करते रहे और आप करते रहे। तो मेनली इसमें पैसा भी इन्वॉल्व था और एक इमेज बनाना था मोदी का, तो मेरे ख्याल उसमें उनको भी बहुत बड़ा धचका मिला है। बट ये जरूर है, अच्छा, एक इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा इंडिया में होता है कि एक पार्टी अगर बहुत ज्यादा स्टे करती है, लेट्स से 2-3 टेन्योर, तो लोग बाय एंड लार्ज अगर परफॉर्मेंस ठीक तो वोट नहीं देते। तो दे आर वेरी आई थिंक इंटेलिजेंट पीपल, जो वोटर है, तो उन्होंने साबित किया है कि ये खोखले नारों से काम नहीं चलेगा। बट अभी भी देयर आर द चांसेस, अगर मोदी तीसरी मर्तबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं मगर माजी की निस्बत कम नशिस्तें हासिल करते हैं, तो क्या मोदी एक कमजोर वज़ीर-ए-आज़म होंगे? जी, एग्जैक्टली उसमें चांसेस तो हैं, क्योंकि फिगर्स अगर आप देखें, अगर 270 चाहिए इनको तो दे आर एट 295। लेकिन एक अलायंस और कांग्रेस कोशिश करेगी और बाकी पार्टियां के उसमें अलायंस में से जो बाकी उनके एल इनको तोड़े। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे हैं कि प्लेन मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होगी, अनलाइक लास्ट टाइम आई थिंक बीजेपी अपने ओन पे ये फिगर क्रॉस कर गई थी। अभी तो 230 पे बैठे हुए। तो एक तो जो उनका आई वुड से नैरेटिव था, उसको बहुत बड़ी डिफीट है। तो इसका मतलब है कि दे विल हैव अ वेरी स्ट्रांग अपोजिशन। इनका इस तरह प्लान था कि अगर ये 350-400 सीटें लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके हिंदुत्व रिपब्लिक डिक्लेयर होना था, उस पे पुश बैक। और अगर अभी वो डिलीवर नहीं करते तो नेक्स्ट इलेक्शन में यू फाइंड के सेकुलर पार्टियां जो है दोबारा सामने आएंगी। तो आई वुड से कि अभी इस साइकिल में एक रिवर्स गियर लगा हुआ है और बीजेपी को अभी पुश बैक किया जाएगा। इवन इफ दे फॉर्म गवर्नमेंट, इट विल बी अ वीक गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, आज के इंतखाबी नताइज की भारत की अगर मैं अंदरूनी सियासत की बात करूं, बिलखसूस मुसलमानों पर, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? अगर हम देखें कि कैंडिडेट भी हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हुए थे इसमें नॉमिनेट, वो लोग भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। जिसमें आई थिंक जैसा मैंने मेंशन किया कि ये इनके जो है कुछ मुस्लिम थिंकर्स जो है, जो सेकुलर थिंक, वो हमेशा कहते हैं कि अगर दलित, मुस्लिम और कुछ जो माइनॉरिटीज हैं, लेट्स से जो शेड्यूल कास्ट में, अगर वो अलायंस करते, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर है। कहने को मुसलमान ये कहते हैं 20 करोड़, हमारी कैलकुलेशन में 25 से 30 करोड़ है, फिर दलित आर अबाउट 22 करोड़। और अगर आप यादव को मिलाते हैं या जो लोअर कास्ट है और शूद्रा, तो ये 50-60 करोड़, 70 करोड़ की आबादी बनती है, फॉर्म्स एक्चुअली वेरी लार्ज, यू नो। इसी तरह फिर आदिवासी हैं। तो इस दफा ये कम से कम 3 में अलायंस नजर आई, जिसमें दलित, मुस्लिम्स और यादव्स हैं।
ऑल्दो यादव कितनी अपर कास्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली जो है वहां पे अखिलेश यादव के अंडर उन्होंने फाइट किया और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिल्कुल पलटा दी है योगी आदित्यनाथ। तो मेरे ख्याल एक तो इट्स अ गुड ओमन फॉर मुस्लिम। सर, अगर हम अयोध्या को देखें तो वहां भी बीजेपी का गढ़ समझा जाता था, लेकिन वहां भी वो पीछे जा रही है, जबकि वहां पे देखा जाए तो मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह भी किया था, लेकिन इसके बावजूद नताइज कुछ और बता रहे हैं। जी, उसमें भी आई थिंक तीन, अच्छा इस तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इनकी थी, जो आई वुड से अपसेट्स हुए, मैं दे रहा था, जिसमें स्मृति ईरानी है जो एक्ट्रेस भी रही और बीजेपी उसको एक किशोरी लाल ने हराया है उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े स्टॉल वार्ड्स भी इनके हारे हैं और बाय एंड लार्ज ये आई थिंक मुस्लिम, दलित और यादव वोटर ने उनको पुश बैक किया। ठीक, अच्छा, आज के इंतखाबी अगर नताइज भारत की खारजा पॉलिसी बिलखसूस पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? इसमें आई थिंक एक तो ये है कि अगर बीजेपी आती है, बिकॉज पाकिस्तान एक बड़ा फेवरेट आई वुड से पंचिंग बैग होता है, तो बहुत ज्यादा चेंज की उम्मीद नहीं है। लेकिन चूंकि अभी अपोजिशन में देयर बी प्रेशर फ्रॉम सेकुलर पार्टीज, पर एक मुस्लिम वोट रिफ्लेक्ट हुआ है, तो साफ जाहिर है दे वुड लाइक टू मेंड वेज। तो विद इन पार्लियामेंट भी आई थिंक इस पे एक प्रेशर होगा कि आप इंप्रूव करें, स्पेशली मसला कश्मीर के मामले में अगर कोई बातचीत आगे चलती है। तो सर, हम क्या कह सकते हैं कि आज के इंतखाबी नताइज ने अपोजिशन के लिए दोबारा स्पेस पैदा कर दी है? क्या भारत हिंदुत्व से सेकुलर भारत की तरफ दोबारा बढ़ेगा? जी बिल्कुल, एक इंडिकेटर है। एक्चुअली जो स्पेक्टर था या डर यही था कि इस दफा अगर ये ले जाते हैं तो दे आर गोइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फिर पूरा जो है ना राम राज जो है जिसको वो कहते हैं, और आपने देखा राम मंदिर की इनॉग्रेशन पे जिस तरीके से ड्रामेटाइज किया गया, तो मेरे ख्याल में देयर इज अ पुश बैक। अच्छा, इंडिया की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो 3 कॉर्नर बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, जो है हमेशा इधर से पुश बैक रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम हिंदी हार्टलैंड पे था, अगर उसको भी रप्चर किया गया तो इसका मतलब है कि अभी जो सेकुलर इंडिया है वो फाइट बैक कर रहा है। तो आई वुड से इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट प्ले बाय द वोटर्स और एक गुड ओमन फॉर पीपल, यू नो, जो माइनॉरिटीज हैं स्पेशली, या जो प्रेस कम्युनिटीज हैं, कि उनको डेफिनेटली उनकी आवाज भी सुनी गई है और एक मैसेज गया है कि जो आप कर रहे थे इंटरनली अगेंस्ट माइनॉरिटीज से, वो उससे वोट बैंक में आपके इजाफा नहीं किया बल्कि आपको नुकसान हुआ। सर, ये तो बात हो गई इंडिया के इंतखाबात की। अब हम बात करते हैं वजीर आजम के दौरे चीन की। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोजा दौरे पर चीन गए हैं। आप वजीर आजम के इस दौरे की अहमियत और अगराज व मकासद को कैसे देखते हैं? आई थिंक एक तो बड़े क्रिटिकल टाइम पे आ रहा है, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं उसको गवर्नमेंट ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। अपैरेंटली इकोनॉमी जो है आई वुड से कि दोबारा पटड़ी पे आ गई। आपने देखा कुछ फिगर्स हैं, लाइक एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, डॉलर की कीमत जो है कुछ कंट्रोल में आई है। लेकिन इसमें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें सीपेक 1 का बहुत बड़ा रोल रहा, और अभी आई थिंक सीपेक 2 पे जाके बातचीत होनी है, उसमें काफी बड़े इनिशिएटिव मल्टी-बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। चाइना की कुछ एप्रीहेंशन रही, स्पेशली आई थिंक जब लास्ट गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तो उसमें ऐसे फील होता था शायद ब्रेक्स लगी थी। तो एक तो ये है कि इस प्रोसेस को रीस्टार्ट किया जाएगा। दूसरा, आई थिंक 5-6 बड़े शोबे अगर आप उसमें देखें, वन इज ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशंस है, जो रोड नेटवर्क है, देन यू हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत है, फिर डेफिनेटली डिफेंस सिक्योरिटी में हमेशा पाक चाइना आई थिंक बड़ी अच्छी कोऑपरेशन रही है और पाकिस्तान उनके बड़े एलाइज में आता है। और थोड़ा चाइना को भी आई थिंक अभी एहसास हुआ है कि रीजन में, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें वेस्ट ईस्टर्न यूरोप में लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन वॉर की एक इंस्टेबिलिटी, चाइना का ये नॉर्थ रूट था जो B&R का था वो ब्लॉक्ड है। फिर मिडिल ईस्ट में जब लड़ाई हुई तो आई वुड से कि उनका सेंट्रल रूट जो है वो भी अफेक्ट हुआ है, लाइक सुएज कनाल का जो मैरीटाइम रूट था। तो पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकल है कि इसके साथ जो अपने वो रूट्स हैं, सब स्पेशली सीपेक एक बहुत बड़ी एवेन्यू देता है इनको इंडियन ओशन में, तो इसको मेंटेन भी किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो मेरे इसके बाद अगर मुलाकातों की लिस्ट देखें, प्रेसिडेंट शी से लेके देन यू हैव प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिफरेंट शहरों में जा रहे हैं और एक बड़ा डेलीगेशन है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसके फौरन बाद एक सैलरी इफेक्ट शायद बजट पे भी आए, बिकॉज देयर विल बी एश्योरेंसेस टू द बिजनेस कम्युनिटी के इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिजनेस इज कमिंग। आपने सीपैक का जिक्र किया, तो सीपैक आपने कहा कि फेज 2 शुरू हो रहा है, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा, कि क्योंकि अमेरिका हमेशा से सीपैक के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस रखता है। जी, उसमें आई थिंक आजकल मल्टी अलाइनमेंट का दौर में इंडिया की मिसाल लूंगा इस सवाल पे आने से पहले। अगर आप देखें, इंडिया इंडो पैसिफिक में एक्चुअली मिलिट्री अलाय है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, और एक काउंटर बैलेंस करता है चाइना को। ऐसे लगता है कि अगर लड़ाई होगी तो
इंडिया जो है अलायंस में उनके खिलाफ फाइट करेगा। लेकिन उधर देखें ब्रिक्स में दे सिट विद ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, वो इकट्ठे बैठते हैं, और साउथ अफ्रीका। तो इसी तरीके से SCO में इफेक्टिव मेंबर है इंडिया। तो देन दे हैव रिलेशन इजराइल के साथ हैं, तो फिलिस्तीन के साथ भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये मल्टी अलाइनमेंट का टाइम है, और बाय एंड लार्ज जो मिडिल लेवल पावर्स हैं लाइक पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, दे हैव टू मेंटेन रिलेशंस विद ऑल बिगर पावर्स विदाउट अनॉइंग। तो ये एक डिफिकल्ट वो होता है, आई वुड से। लेकिन आई थिंक अमेरिका को ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, और एज फार एज अगर मिलिटराइजेशन ही होती पोर्ट्स की, या खुदा ना खास्ता अगर उनको थ्रेट नहीं होता, तो मेरे ख्याल में आई थिंक जिस तरह इंडिया के साथ ट्रीटमेंट होता है, अगर डेवलपमेंट के लिए पाक चाइना रिलेशन बढ़ती है, और ज्योग्राफिकल फिर कॉन्टिग्यूटी है, हम बिल्कुल नेबर्स हैं, तो उसमें अप्रीहेंशन जरूर हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई ये थ्रेट है अमेरिकन इंटरेस्ट को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज से लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगी। दासू हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म चीन का कर रहे हैं, तो इस दौरे की टाइमिंग्स कितनी अहम है? दहशतगर्दी पाक चीन दोस्ती के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी, आई थिंक इसमें एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो एमिनेट किया इस अटैक के जो अगर ताने बाने देखना अफगानिस्तान से मिले, तो पूरा ट्रेस किया गया। फिर ये आई थिंक इट हैज बीन कम्युनिकेटेड बाय इंटेलिजेंस कम्युनिटी थ्रू चाइनीज इंटेलिजेंस के किस तरीके से हुआ, और एक मैसेज भी गया अफगान तालिबान को भी कि जी अगर वहां पे आपकी दोस्ती है चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान में अगर चाइनीज इंटरेस्ट पे हमला होता है तो फिर दे हैव टू रीथिंक कि ये चलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल कुछ प्रूफ शेयर भी किए गए हैं, और पाकिस्तान ने भी कंपनसेशन भी की है, ऑल्दो इंसानों की जानों की कंपनसेशन नहीं हो सकती, और फिर मैयज दिए जा रहे हैं, साफ ज़ाहिर है उस इलाके को आई थिंक एक सेफ सिटी भी डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इसका डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म जाके जितनी भी इसके ऊपर डेवलपमेंट है, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, और आपकी डेवलपमेंट के लिए वो काम करते हैं। फिर बिजनेस हमारा काफी आना जाना है, तो चाइनीज सिक्योरिटी जो है किसी भी नेशनल की, चाहे चाइनीज हो चाहे अमेरिकन हो, वो हमारे अगर स्टेट के सॉइल पे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा क्रिटिकल है कि जब पाकिस्तान ने ये सारे मैयज लिए हैं, और कुछ चीजें आई थिंक शेयर की जाएंगी कि आगे जो है चाइनीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। यकीनन दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया बैनुल-अक़वामी माहिर के ब्रिगेडियर वकार खान हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से गजा में जंग बंदी का नया इसराइली मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि ये मुआहिदा दरअसल इसराइल की जानिब से पेश किया गया है और इसे सालिसों के जरिए हमास तक पहुंचा दिया गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि मुजव्वज़ा जंग बंदी मुआहिदा 3 मरहल पर मुश्तमिल है। मुजव्वज़ा मुआहिदा के तहत जंग बंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तवील होगा, जिसमें मुकम्मल जंग बंदी होगी और इसराइली फौज गजा के आबादी वाले इलाकों में से निकल जाएगी। इस मरहले में गजा में मौजूद खवातीन और बुजुर्ग इसराइली कैदियों को रहा किया जाएगा, जिनके बदले में सैकड़ों फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसी मरहले में गजा में मौजूद अमेरिकी मगवी भी रिहा किए जाएंगे। इसी मरहले में हलाक मगवियों की लाशें भी वुरसा के हवाले की जाएंगी और शुमाली गजा समेत पूरे गजा में शहरी अपने घरों को लौट सकेंगे। इस दौरान गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे और बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से हजारों खैमे तकसीम किए जाएंगे। दूसरे मरहले में तमाम जिंदा मगवियों बशमूल मर्द फौजियों का तबादला होगा और इसराइली फौज गजा से मुकम्मल तौर पर इनखला करेगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मंसूबे का आगाज किया जाएगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक ये जंग खत्म करने का वक्त है और हम इस मौके को गंवा नहीं सकते। मुझे मालूम है कि इसराइल में कुछ लोग इस मंसूबे पर रजामंद नहीं होंगे, कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन मैं इसराइली क़यादत पर जोर देता हूँ कि वो किसी किस्म के दबाव के बगैर इस मुआहिदे की हमायत करें, वरना दुनिया में इसराइल तन्हा रह जाएगा। जो बाइडन ने बतौर अमेरिकी सदर इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए इक़दामात का तज़किरा करते हुए कहा कि एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसकी पूरी जिंदगी इसराइल के साथ वाबस्तगी रही हो, जंग के दौरान इसराइल जाने वाले वाहिद सदर और ईरान के हमले के बाद अमेरिकी अफवाज को बराह रास्त इसराइल के दफा के लिए भेजने वाले शख्स की हैसियत से मैं आपसे कहता हूँ कि एक कदम पीछे हट जाए और सोचे कि अगर ये लम्हा ज़ाया हो गया तो क्या होगा। हम इस लम्हे को गंवा नहीं सकते। हमास को इस मुआहिदे को कबूल करना होगा। जो बाइडन ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि अमेरिका ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया है कि इसराइल के पास वो सब कुछ हो जो उसको अपने दफा के लिए दरकार है। हमास में अब इतनी सलाहियत नहीं रही कि वो 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा कर सके और इस मुआहिदे की बदौलत इसराइल को सऊदी अरब समेत खित्ते में अपनी हैसियत मजीद मनवाने में मदद मिलेगी।
दूसरी जानिब हमास का कहना है कि वो इस मुजव्वज़ा मुआहदे को मुस्बत अंदाज में देखता है, क्योंकि उसमें मुस्तकिल जंगबंदी, इसराइली फौजों के ग़ज़ा से इनखला, तामीर नौ और कैदियों के तबादले की बात की गई है। सवाल यह है कि क्या इसराइल का जंगबंदी मंसूबे कामयाब होगा? क्या आलमी तन्हाई की वजह से इसराइल को जंगबंदी मुआहदा पेश करना पड़ा? क्या इसराइल हमास और फलस्तीनी अवाम को शिकस्त देने में नाकाम रहा? सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर ज़फ़र अल-आली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आप अमरीकी सदर की जानिब से ग़ज़ा में जंगबंदी के इसराइली मंसूबे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये क्या किया है, कमाल किया है ये बाइडन साहब ने। 7 महीने के बाद 40,000 लोग को मारने के बाद, कत्ल करने के बाद, जेनोसाइड के बाद ये एक प्लान प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इजराइल के पास अब कुछ बम करने का जगह ही नहीं रह गया। एवरी ब्लडी टारगेट हैज बीन बॉम्ब्ड। 35,000 लोग, बच्चे, औरतें मारे गए हैं। अब टारगेट्स खत्म हो गए हैं भाई। 1.5 मील के इलाके में कितने टारगेट्स हो सकते हैं? वो तो बम जितना बम इन्होंने फेंका है पूरे अफगानिस्तान के जंग में इतने बम नहीं फेंके हैं जितने इन्होंने गाजा में 7 महीने में फेंके हैं। पूरा 20 साल का जंग। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि ये इनका पीस प्लान है, ये एक जोक है, ये एक सिक जोक है। सर, अमरीकी सदर ने अपने खिताब में कहा है कि मुझे मालूम है कि इसराइल में कुछ लोग इस मंसूबे पर रजामंद नहीं होंगे, लेकिन मैं इसराइली क़यादत पर जोर देता हूं कि वो किसी किस्म के दबाव के बगैर इस मुआहदे की हमायत करें, वरना दुनिया में इसराइल तनहा रह जाएगा। क्या आलमी तन्हाई वो वाहिद फैक्टर है जिसने इसराइल को जंगबंदी मंसूबा पेश करने पर मजबूर किया है? ये क्या कह रहे हैं बाइडन साहब? इजराइल तनहा रह जाएगा, आपके अलावा और कोई नहीं है जो इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। आप ही खड़े रहेंगे, इसलिए कि आपका, उनका फौज आपका फौज है और आपका फौज उनका फौज है। दोनों फौज में लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ये आप उनको बम्बे दे रहे हैं, हवाई जहाज दे रहे हैं, नहीं तो उनका क्या कहते हैं, उनके दे डोंट हैव द कैपेसिटी। तो ये मत सोचिए कि आपने कोई बहुत बड़ी आके इंटरवेंशन की है और लोग शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका। जैसे मैंने पहले कहा, टारगेट्स ख़त्म हो गए हैं। अब आपके अस्पतालों को आपने ख़त्म कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया है, लेबॉरेटरीज़ को ख़त्म कर दिया है, घरों को तबाह कर दिया है। 10 साल लगेंगे वो जो मलबा है उधर उठाने का, और 30 साल लगेंगे गजा को बनाने का। और आप कह रहे हैं कि तनाव रह जाएगा। इजराइल तनाव नहीं रहेगा, इजराइल रहेगा नहीं। और आप देखेंगे फिर आप क्या करते हैं। देखिए, माफ करिए, यहूदियों के साथ जो हुआ था, यहूदियों ने अब अरब के साथ किया है, फलस्तीनों के साथ किया है। तो अगर वो याद रख के ये कर सकते हैं तो ये याद रख के वही बात नहीं रिपीट नहीं हो सकता है। आपको एक और हॉलोकॉस्ट नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पता नहीं किस ख्वाब और किस दुनिया में आप रह रहे हैं। सर, अगर दूसरी जानिब हम हमास की बात करें तो वहाँ बड़ा मुस्बत रिस्पांस देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम इस मुजव्वज़ा मुआहदे को बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि इसमें मुस्तकिल जंगबंदी, इसराइली फौजों के गजा से इनखला और तामीर नौ और कैदियों के तबादले की बात की गई है। आप हमास के रद्द-ए-अमल को कैसे देखते हैं? क्या जंगबंदी मुआहदा हमास की फतह और इसराइल की शिकस्त तस्वर होगा? जब एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इतना ताकतवर नहीं होता है और जिनके खिलाफ वो लड़ रहा है वो बहुत ताकतवर होते हैं, तो उनको अच्छा होता है कि सीज़ फायर हो, उनको वक्त मिले, फिर वो अपने कार्डर्स को बुलाते हैं, फिर रीडिप्लॉय करते हैं, अपने वेपन्स और ये वो को रिप्लेनिश करते हैं, नए वेपन्स आते हैं, दूसरे टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। मगर इस किस्म के जवाब के बाद हमास तो ख़त्म नहीं हुआ है। हमास तो आपने हमास को मशहूर कर दिया है। पूरा दुनिया हमास होने वाला है। मुसलमान दुनिया हमास को रिस्पेक्ट करता है जो पहले नहीं करता था। अब इतना सारा रिस्पेक्ट आ गया है, इतना सारा इमदाद मिलेगा। टू लेट, टू लिटिल, टू लेट। सर, मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहिदा 3 मरहल पर मुश्तमिल है। आप इन 3 मरहल को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल कोई इस पे अमल नहीं हो सकता है। जब इजराइल निकलेगा, इजराइल खुद बहाना बनाएगा 2 हफ्ते के बाद कि भाई ये फिर शुरू हो रहा है,
सबूत तो उनको चाहिए ही नहीं ना। सबूत तो इजराइल को कभी होती नहीं है ज़रूरत। जब चाहें वो आके बम कर देते हैं, जब चाहें अपने फोर्सेस भेज देते हैं। तो ये तो 1-2 मिनट की बात है। नहीं नहीं, ये जो हम निकल गए हैं वो वापस वो जा रहे हैं, लिहाजा फिर आ जाएंगे, फिर बम शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको एक यूनाइटेड नेशंस फोर्स बनाएं, उस यूनाइटेड नेशन फोर्स में PLO के डायरेक्टली अंडर रखें, सेक्रेटरी जनरल के अंडर रखें। और ये जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है ये बेकार है, इस पे वीटो आ गया है। जिस काउंसिल जिस इदारे फैसला नहीं कर सकता इसलिए कि एक मुल्क की इज्जत के इंटरेस्ट में नहीं है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही UN खत्म हो गया है ना। वीटो ने उसको बिल्कुल खत्म हो गया। अगर वीटो नहीं खत्म हुआ तो ये जंग 7 महीने कैसे चला? वीटो ही से ही चला है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई प्रोस्पेक्ट जो इजराइल एक्सेप्ट करेगा, अगर भी हमास ने एक्सेप्ट कर लिया, इट विल बी टेम्पररी, इट विल बी इफीमरल एंड इट विल बी मेड टू बी ब्रोकन। सर, आपके लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगी। इस तवील जंग के मुमकिना इख्तिताम के बाद हमास और इसराइल दोनों ने क्या हासिल किया है? हमास ने तो मेरे ख्याल में इन द शॉर्ट टर्म बहुत हासिल कर लिया है। अब ये पता चला है कि इजराइल के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, लड़ो। दूसरा, कोई मुसलमान मुल्क की जुर्रत नहीं थी कि उनके साथ आके खड़े रहे। अब मुसलमान अवाम जो है, मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया के, वो कहते हैं हमारे स्टेट के पास अगर हिम्मत नहीं थी, अगर हमारी स्टेट अमेरिकनों से डर गई, अगर उनको लोगों ने ख़रीद लिया, हम तो मुसलमानों के, हम फेलो मुस्लिम्स के साथ हैं। और जो हमास ने जो जंग लड़ा है वो ज़बरदस्त जंग लड़ा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि यही तो रिएक्शन है। और उस पर हिज़्बुल्लाह को भी ज़्यादा पावर मिल गया है, उनको भी अब सब हर किस्म की इमदाद मिल रहा है। एक पूरा मुल्क खड़ा हो गया है, ईरान एक पूरा मुल्क हिज़्बुल्लाह और हमास हिज़्बुल्लाह के साथ है। तो ये मैं मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या कंक्लूजन समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर जंग रुक गए इस तरीके से। हाँ, ये आपको अगर पीस चाहिए तो 2 स्टेट सोल्यूशन है। इजराइल को कहें कि निकलें, अपने लोगों को निकालें वेस्ट बैंक से, निकालें गाज़ा से, वो उनका एरिया नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने ये मुसलमान अरब फ़लस्तीनियों को दिया था, जो आपने उनको निकाला और घर से निकाला, उनको वापस आने दें, उनको उधर सेटल करने दें। आप उधर से निकलें और उधर जाएं, जो आपको तकसीम किया गया, आपके लिए जो ज़मीन दिया गया है। उसके बाद एक UN फोर्स रखें गाज़ा में कि वो उनको बचाएं इजराइल से, और निगाह भी रखें उन पे कि वाकई हमास और ऐसे लोग, अब जब ये सब चीज़ उनको मिल गया है, जो वो चाहते हैं मिल गया है, और UN फोर्स भी है, वो फोर्स देखेगी कि ये गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी नहीं हो रही कि हमास फिर भी चल रहा है ये वो। तो ये करने के लिए तो इजराइल तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर ज़फ़र हवारी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।